1 मिनट के लिए आंख बंद कर लेना भाई साहब, उसको भी चलो। हाँ बस। सही है, चलो आ जाओ। अब कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को समझ तो लिया था, नहीं लिखना भूल गया, तो इसको लिखो आज, कंप्लीट मारो। हो गया? चलो बच्चा देख लो, रिफ्लेक्शन के दो नियम। अब इसमें देखोगे बोर्ड एग्जाम है तो कई बार ये 2 नंबर में पूछा गया है नहीं, और इसमें खास करके ये इतना बात सब बच्चा पढ़ता है, हर किसी बच्चे को इतना पता होता है नहीं कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि जब ये लाइट रेज या लाइट किसी सरफेस या प्लेन सरफेस से टकराएगा तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के मुड़ के चला जाएगा या लौट के चला जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दो नियम है इसके, बोलो कौन कौन सा? पहला नंबर बोलो ना। पहला नियम तो ये था सर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, होगा ना। पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद एक और बात था ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बराबर हो गई, दूसरी एक और बात क्या था बोलो? बोले सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, या तो आप बोल दो कोप्लेनर होगा, या नहीं तो बोल दो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है भाई। अब यदि बच्चा हम आपसे पूछे कि ये हमारा मान लो नॉर्मल है, आप बोलोगे कि सर ये अपना एक प्लेन सरफेस है, हम लोग जनरली कल ही बात किए थे, ये प्लेन सरफेस जो हम लोग मानते हैं वो जनरली मिरर मानते हैं, क्योंकि मिरर का सरफेस सबसे ज्यादा प्लेन हम लोग लेके चलते हैं, है नहीं? ये तो सर मान लो ये इंसिडेंट रे है, इधर से आ रही है, ठीक है, ये मिरर से टकराने के बाद इधर की तरफ जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी रेज का रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या हुआ बच्चा? रिफ्लेक्शन। तो बताओ, क्योंकि रेज जो है ये एक लाइट है, लाइट क्या है? वेव है नहीं। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या क्या चीजें चेंज कर जाता है इस वेव का? क्या वेवलेंथ चेंज कर जाएगा? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा? क्या वेलोसिटी चेंज करेगा? क्या इंटेंसिटी चेंज करेगा? क्या एम्पलीट्यूड चेंज करेगा? तो हम लोगों ने कल ही देखा था कि जब किसी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है बच्चा, तो इसका वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज, स्पीड में कोई चेंज क्यों नहीं होगा? ये बात तो पता है ना, क्योंकि सर v इक्वल टू कितना होता है बोलो? एफ लेमडा। तो चूंकि मीडियम सेम रहता है, इधर से आया हवा में चल के तो इधर भी गया हवा में चल के, तो मीडियम सेम है। आप बोलोगे कि सर मान लो यदि पानी में ऐसा हुआ, तो जैसे आपने एक बाल्टी मान लिया ऐसा है जिसके पेंदी पे एकदम मिरर लगा हुआ है नहीं, और उसमें आप अपना शक्ल देखने की कोशिश कर रहे हो, बोलो तो रिफ्लेक्शन वहां भी तो हो रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन जहां हो रहा है उस मिरर तक लाइट पानी में चल के गया तो पानी में ही वापस आया, क्या मीडियम चेंज हुआ है? नो। तो मीडियम चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में कभी मीडियम चेंज नहीं होता है, और मीडियम के वजह से इसका स्पीड भी चेंज नहीं होता है, और स्पीड के वजह से इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होता। एक चीज चेंज हो जाता है, बोलो क्या?
बोले सर यहां यदि इंटेंसिटी 100% है तो यहां इंटेंसिटी 98 से 99% आप मान लें। तो इंटेंसिटी सर घट जाता है। बोले सर क्यों घट जाता है? क्योंकि बच्चा ये जो मिरर है ना, एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होता है, और जो रेज इधर गया वो इस मिरर के अंदर जो 2-4-5% रेज घुस जाता है वो इधर उधर रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, इसलिए 100% रेज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से इसके इंटेंसिटी में 1-0.5% का नुकसान हो जाता है। आई बात समझ में? और इसी इंटेंसिटी के नुकसान के वजह से इसका एक और चीज चेंज करता है, बोलो क्या? क्योंकि आप सभी जानते हो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो यदि बच्चा इंटेंसिटी घट गया तो पक्की बात है एम्पलीट्यूड भी इस वेव का घट गया होगा, हाँ कि ना? तो पहले तो आप लोग इतना लिख डालो, इतना बनाओ कि रिफ्लेक्शन में कुछ ये भी बातें हैं जो आपको याद रखना है। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे ये सब चीजें भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और आपको पता होगा तभी तो बनाओगे। ये साउंड आ कहाँ से रहा पता ही नहीं चल रहा। हेलो, अभी भी आ रहा? हेलो, हेलो, हेलो। चलो बच्चा, अब कहीं ये वीडियो में आएगा तो एकदम वीडियो खराब कर देगा पूरा। चलो भाई, बाद में पता चलेगा, कुछ कर भी नहीं सकते इसके साथ अभी। हाँ भाई, आगे बढ़ा जा बच्चा लोग। नहीं लिखा? ये लिख डालो जल्दी में। आर बच्चा, इंटेंसिटी है ना आई, लिख लिया सभी बच्चों ने? चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के। अब देखो रिफ्लेक्शन कल तो आप लोगों ने देखा कि एक तो ये सरफेस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नहीं, सरफेस यदि एब्जॉर्बिंग हो तो ज्यादातर रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आपने देखा कि भाई सब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोगों को आज क्या देखना है कि आप जिस मीडियम की बात करोगे, किसकी बात करोगे बच्चा? मीडियम की। एक्चुअली में ये मीडियम दो टाइप का माना जाता है कि नहीं? कितने टाइप का मीडियम माना जाता है? दो टाइप का। पहले का नाम पढ़ना, क्या पढ़ोगे? रेयर मीडियम। नॉर्मली हम लोग रेयर बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है? रेयर मीडियम। और उसके बाद बोलो बच्चा,
डेंसर मीडियम। बोले सर ये रेयर डेंसर का क्या मतलब, क्या कंसेप्ट है इसका? देखो 2 मिनट। रेयर का मतलब है बच्चा, क्या पढ़ोगे? विरल माध्यम। और इसको बोलते बच्चा सघन। आप बोलेगे सर हिंदी में लिखने का क्या मतलब? अरे बच्चा फायदा होता है ना। सघन का मतलब है, ये नाम से ही समझ में आता, घना होगा। घना मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। और ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम। हाँ कि ना? तो आप लिख डालो इसको। कम डेंसिटी वाला मीडियम और ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम। कम डेंसिटी वाला मीडियम और ज्यादा डेंसिटी वाला बच्चा मीडियम। बोले ठीक है सर। देखो डेंसिटी जो है ना, आगे चल के मैं आपसे एक और बात करने वाला हूं। जब आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड किया जाता है वो एक्चुअली में उस मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। तो एक बात समझ में आया कि सर जो रेयर मीडियम होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने के वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। और जो डेंसर मीडियम होगा इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। तो रेयर और डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा बोलो? मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा? कम। और इसका क्या होगा बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यहां पे हम लोगों ने इस बात को क्यों लिया? क्योंकि यहां से हम लोगों को एक चीज समझ में आता है। बोले क्या समझ में आएगा? समझ में ये आता बच्चा कि जैसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सीधा सीधा हम लोग समझे डेंसिटी डेंसिटी। क्या बोलो? अब पानी है और हवा है, तो तुम दोनों में से किसको डेंसर मानोगे, किसको रेयर मानोगे? पानी को डेंसर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यह ज्यादा घनत्व वाला है। क्यों भाई? क्योंकि ये लिक्विड है और हम जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल बहुत पास पास होता है, और एयर जो है वो गैस है और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। इसलिए दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? पानी का। तो इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर से ज्यादा होगा। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो अब पानी को गर्म करोगे तो गर्म करते 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 एक समय आएगा जब वो वाष्प बनना स्टार्ट होगा, स्टीम बन जाएगा। जब वो स्टीम बन जाएगा तो वो गैस बन गया ना। गैस बनने से वो क्या हो गया? उसकी डेंसिटी घट गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घट जाता है। तो ये बात जरूर यहां से ध्यान रह सकता है कि यदि मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। नहीं, दोनों के लिए, किसी भी मीडियम के लिए ये बात हम लोग बोल सकते। यहां लिख दे क्या? यहाँ पे TEMPR लिख दे। टेम्परेचर बढ़ा दे तो
म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ये छोटे छोटे चीज है, जब बाद में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है ना, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन आगे इस पे चर्चा होना है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं भी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोगों ने कर लिया, चलो साथ में इतना काम। ठीक है भाई। उसके बाद बच्चा आप बात करोगे, है नहीं, उसके बाद आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि सर मान लो, ध्यान से सुनना बच्चा, मान लो कि अपने पास कोई लाइट रेज है। ठीक है, कौन सी रेज है, लाइट रेज। और इस लाइट रेज को आप क्या करते हो, इस मीडियम में रिफ्लेक्शन करवाते हो। कौन सा मीडियम में, एक बार आप रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन करवाते हो तो दूसरी बार डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन करवाते हो, है नहीं। तो आपसे पूछा जाता है, चलो भाई इधर, आपसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चा, रेयर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा और डेंसर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इसी को इधर ले आओ। हाँ, ऐसे बोले ठीक है। ये अपने पास क्या है, मिरर है। ये अपने पास क्या है बोलो, मिरर है। ये आने वाली इंसिडेंट रे है, तो ये आई है, और ये टकरा के जाने वाली रेज है, तो ये क्या है, आर है। मान लो एक इंसिडेंट वेव है जो इधर से आया और इधर इस तरीके से आया है। ठीक है, तो जिस तरीके से आया है रेयर मीडियम में, उसी तरीके से ये वापस भी जाएगा। मतलब जाते समय इस वेव में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। अब यदि आपसे यही क्वेश्चन यहां पूछा जाए कि एक वेव मान लो बच्चा कि आया है ऐसे, इंसिडेंट ऐसे किया, तो बताओ रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो देखा ये गया कि डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन जो होता है वो उलट जाता है वेव। मतलब दोनों में कितना डिग्री का अंतर है, 180 या पाई रेडियन का। हाँ कि ना। तो जब रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम में होता है तो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और यदि यही रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में हो तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई का होता है कि नहीं। इसी को आप बच्चा चाहोगे, इतना ही लिखो क्या, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो हटा, लिखो इतना। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर क्या चल रहा है ये। लिख डाले, व्हाइट टी शर्ट में जो बनता है ना वीडियो, एकदम खराब लगता है। नहीं, कपड़ा ब्लैक ही अच्छा रहता है। तुम यही बात बोल रहे हैं, तो हमको जो यहाँ पे जो सामने में बोलता है स्मार्ट लग रहे हैं, यही बात तो वीडियो में बोलेगा तो क्या हो जाएगा। वहां पे बोलो ना कि स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। एक तो फेस पे लाइट नहीं आता है, कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा रुक जाओ।
देखो इतना टाइम नहीं, तुमको पता है, खाली वीडियो बनाते बनाते हम लोग इतना परेशान हो जाते, 8-9 बज जाता रात सब कुछ करते करते। उसके बाद घर जाते हुए खाना पीना खाते सोते, फिर सुबह 4:30-5 बजे उठना होता, फिर से एकदम भागना होता। समझ गए? इतना टाइम थोड़ी कि हर किसी का कमेंट पढ़े, हर किसी को रिप्लाई करे, हर किसी को, बहुत मुश्किल है भाई ये काम। उसके लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ेगा हैंडल करने के लिए। ठीक है? इतना समय नहीं होता कि हर एक कमेंट को आप पढ़िए, बैठ के देखते रहिए। आगे बढ़ा जाए बच्चा। क्या हम लोग रेयर और डेंसर मीडियम समझ गए? आज के बाद जब कभी भी ये मीडियम की बातें हो तो आप लोग टेंशन मत लेना, ये अलग चीज नहीं है भाई, परेशान 1% भी हम लोगों को नहीं होना। सिर्फ ये ध्यान रखना कि रेयर और डेंसर मीडियम है क्या। ठीक है नहीं? चलो आ जाओ आगे बढ़ते। अभी तक में हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। तो अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सर रिफ्लेक्शन कितने अलग अलग सरफेस है। हटाते ना इसको, रुक जाए, जल्दी करो जल्दी करो। रिफ्लेक्शन कितने अलग अलग सरफेस से हो सकता है? 12th वाले तुम्हारे बैच का ही हमको लगता है कि सारा वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि कल 8 बजे वाला बैच में एक वीडियो अपलोड किया। ऐसा माहौल बना दिया लड़का सब एकदम। हम बोले नहीं भाई, यही बैच थी। नहीं, इसमें एक आध बच्चे को बोल के छोड़ के बाकी देखोगे बैच तो पूरा शरीफ है, पूरा अच्छा बैच है। शुरुआत से ही हमको ये बैच बड़ा अच्छा पसंद था। तुम लोगों को पता नहीं, अब लग रहा होगा कि इसमें ऊपर नीचे नहीं, लेकिन मुझे अभी तक में देखोगे ना, ये बैच हमको बड़ा अच्छा पसंद है। इसमें हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि इतना ज्यादा पढ़ा देंगे तो भाई बच्चा क्या सोचेगा, क्वेश्चन वश्चन भी करवा देंगे तो इस समय कुछ भी हो जाता है, तो हमको इस बैच के लिए टेंशन नहीं होता है। बाकी बैचेज में यदि 2-4 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देते तो हम खुद ही सोचते रहते कि पता नहीं, एक तो कोई पढ़ता लिखता है नहीं, अभी क्वेश्चन करवा रहे, बैठ के सोचता होगा कि सर क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो आ जाओ आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चा लोग, ये बात तो सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब अगला देखा जाए। बोले क्या है भाई? अगला देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चा, ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये हमने अपने तरफ से लिखा है। पहली बात तो ये ऐसा कुछ है भी नहीं, पहले क्लियर कर देता हूँ, गलत फहमी दिमाग में मत पाल लेना। रिफ्लेक्शन का कोई टाइप नहीं है, ये हमने अपने खुद को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो हम टाइप लिख रहे हैं एक्चुअली में, वो जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके आधार पे लिख रहे हैं। बात समझ में आया? आप दुनिया में कोई भी सरफेस से कहीं भी रिफ्लेक्शन करवा लो, चाहे सरफेस कैसा भी हो। मान लो ऐसा है, आप बोलोगे कि सर बहुत उलझा पड़ा हुआ सरफेस है, ठीक है भाई, ऐसा है मान लो ये है, तो कैसा भी सरफेस होगा, यदि लाइट यहाँ पे पड़ा है तो इधर जरूर आएगा, नहीं आएगा? सरफेस रिफ्लेक्शन होने के लिए सिर्फ हमको एक पॉइंट ढूंढना है जिसका नाम है, बोलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट। उससे ज्यादा किसी बात से कोई बहस, सरफेस कैसा भी हो, लेना देना हमको है ही नहीं। जिस पॉइंट पे आपको पूछा जाएगा कि लाइट इंसिडेंट किया है, उस पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाओ और इतना बोल दो कि जितना बना के आए हो उतना बना के चुपचाप निकल लो। हाँ कि ना? रिफ्लेक्शन यही है। तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, ये प्लेन सरफेस हो, या हो सकता है ये क्या हो, कर्व सरफेस हो। बोलो ना, सरफेस कैसा हो सकता है? या तो प्लेन हो या नहीं तो कर्व हो। अब इसके आधार पे हमने रिफ्लेक्शन को दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। पहला नंबर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, और दूसरा नंबर रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस। तो सबसे पहले तो सर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा सरफेस। हाँ के ना बच्चा?
ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है सरफेस। भाई ये क्या चीज है बताओ, सरफेस क्या होता है बोलो। ये जो सरफेस है बच्चा, एक्चुअली में दो टाइप का है। तो आप बोलोगे हाँ, पहला कौन सा सरफेस होगा बोलो, प्लेन सरफेस है नहीं, और दूसरा बोलो कर्व बोलते हैं, या नहीं तो इसी को बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस। अब मान लो कि आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, प्लेन सरफेस होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये प्लेन सरफेस है, मान लो 1 मिनट के लिए कि ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे कि मान लो कि अपने पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो पक्की बात है स्फेरिकल सरफेस होने के लिए ये एक स्फेयर रहा होगा या नहीं तो होगा। तो ठीक है सर। अब दोनों में ध्यान से सुनना, नजर डालना 1 मिनट। यदि मान लो ये सरफेस आपका स्फेरिकल है, या तो ये पूरा स्फेयर होगा या नहीं, तो मान लो मैं बोल रहा कि इतना ही है, तो सर ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, हाँ कि ना। या तो ये पूरा का पूरा स्फेयर होगा, या नहीं तो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगा। बोला हाँ। अब चाहे ये स्फेयर है, तो पक्की बात है स्फेयर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा, क्योंकि आप जानते हो हर एक स्फेयर का अपना कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है। तो है सर। अब इस सेंटर को आप सरफेस तक मिलाते हो, तो ये जो लाइन बनता है इसको आप लोग बोलते हो, बोलो क्या, रेडियस। क्या बोलते हो, यहां पे आप इसको बोलोगे रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बोलोगे, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। कोई भी कर्व सरफेस है, वो जिधर के तरफ मुड़ा हुआ है, जिधर के तरफ झुका हुआ है, सेंटर हमेशा उधर ही होगा। बोलो, किसी भी सरफेस का, कर्व सरफेस का सेंटर किधर होता है, जिधर के तरफ वो झुका होता है या मुड़ा होता है, हाँ कि ना। तो सर इसका सेंटर यहाँ है, ठीक। सेंटर से लेके इस सरफेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही कहलाता है आपका आर। और इस बार हम लोग इसका नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे रेडियस ऑफ स्फीयर था, ये क्या है, क्योंकि ये कर्व पाथ था, तो इस वजह से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कुछ बातें और, बोले क्या, कि सर मान लो कि अपने पास एक छोटा सा बॉल ये है, या छोटा सा स्फीयर है, फिर एक इससे बड़ा स्फीयर है, बोले हाँ, और फिर इससे भी बड़ा स्फीयर है, बोले हाँ। देखो, ओहो, है कि नहीं। एक बात है, इसमें सबसे ज्यादा कर्व कौन है, तीनों स्फीयर में सबसे ज्यादा कर्व कौन है, छोटा वाला, सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ छोटा वाला है सर। तो सबसे ज्यादा कर्वेचर इसका है। लेकिन जिसका कर्वेचर जितना ज्यादा होता है, एक्चुअली में उसका रेडियस उतना कम होता है। देखो, तो सर जिसका रेडियस ज्यादा हो उसका कर्वेचर कम होगा, और जिसका रेडियस या जिसका कर्वेचर और कम हो उसका रेडियस और ज्यादा होगा, हाँ ना तो बोलो। तो सबसे ज्यादा रेडियस ये और सबसे कम रेडियस ये। पर मान लो कि यदि आप किसी प्लेन सरफेस की बात कर रहे हो, तो सर कर्वेचर जितना फ्लैट होता गया, जितना रेडियस बढ़ता गया, उतना ही ये सरफेस बड़ा होता गया। और यदि कोई प्लेन सरफेस है, तो पक्की बात है इसका सेंटर भागते 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 कहाँ चला गया होगा, इनफाइनाइट पर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट, हाँ कि ना। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक प्लेन मिरर का या प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। बोलो बच्चा, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना,
तो एक बात तो सर समझ में आ गया क्या, कि प्लेन मिरर का या प्लेन सरफेस का रेडियस कितना मानोगे? बोले सर रेडियस जो होगा ये इनफाइनाइट होगा। नहीं होगा, रेडियस निकल गया तो आप लोग जानते हो क्लास 10 से ही फोकस जो होता है वो रेडियस बाई 2 होता है, r/2। आगे चल के हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, पर अभी आप ध्यान रख लो क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही है तो पूरा कंप्लीट कर ही लेते। तो ये कितना है r/2, तो ये इनफाइनाइट बाई 2 कितना बच्चा? इनफाइनाइट। आप ये भी जानते हो क्लास 10 से कि पावर होता है 1/f, जानते हो ना? तो आप 1/इनफाइनाइट करोगे बच्चा तो कितना होगा? तो इसका मतलब कि सर ये जो आप देख रहे हो प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? बोलो ना, बोलो बच्चा बोलो। इनफाइनाइट। फोकस, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। फोकस कहां पे होता है? इनफाइनाइट पे। पावर कितना है? अब प्लेन मिरर का पावर 0, इसका मतलब सर हम लोग क्या समझते हैं, जैसे मान लो कि एक बड़ा सा प्लेन मिरर कहीं रखा हुआ, अब उसके सामने जाके खड़े हो गए, तो जितना बड़ा आप हो चमत्कारी आपको उसमें उतना ही बड़ा दिखाई देगा अपना इमेज, हाँ कि ना? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बराबर होगा। बोलो ना, क्या? इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा, तो बच्चा जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बराबर होगा ना, तो एक और बात हम लोग बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ, इस पे फिर से बातें होगी, अभी थोड़ा सा याद रख लेना, एक साथ लिख रहा हूं। और जब बराबर होता है मैग्निफिकेशन, याद है HI/HO, तो जब दोनों बराबर होगा तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा कितना? इतना याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सब चीजें। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है सर, अब आ जाओ कर्व सरफेस पे। बोले सर यदि मान लो कोई सरफेस ऐसा है जो कर्व है, क्या बच्चा? आपने क्या कर दिया, यहां से इसको काट दिया, क्या कर दिया? कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो बाहर आएगा वो ऐसा कोई सरफेस आएगा, नहीं आएगा? बोलो ना, ऐसा ही तो एक सरफेस आएगा जो बाहर आएगा काट कटने के बाद, हाँ कि ना? तो ये भाई साहब कट चुका है। कौन? है, कट चुका है ना? और जो कट जाता है वो भिखारी हो जाता नहीं होता? तो ये जो है देखोगे तो ये कटोरा टाइप नजर आएगा, कटने के बाद कैसा? अब लेके घूमो। ये कट चुका है बेचारा, कटने के बाद जो है ये कटोरा बन गया, कटोरा ऐसे, हाँ कि ना? अब इस कटोरा का अलग कहानी है, बोलिए क्या बात? ध्यान से देखना भाई, कुछ कुछ चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे सर क्या समझ में आना चाहिए बताओ, देखो तो सही। ये जो आपने कटोरा बनाया है, ये जो खोपचा आपने बनाया है, एक्चुअली में इस खोपचे का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब आधा ऊपर और आधा, इसका जो मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट का नाम रखा जाता है पोल। इसी को बोला जाता है इस सरफेस का पोल। पोल, पोल क्या है सर? मिड पॉइंट ऑफ खोपचा नहीं है, क्या है बोलो? अब ये जो आपने इसको यहां निकाल के लाया, मुझे बताओ इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो जरूर होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होगा बोलो? सेंटर ऑफ। अब ये दो पॉइंट हम लोगों को पक्का पता है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पोल, हाँ कि ना?
इस दोनों पॉइंट से जाने वाली जो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, इसका नाम होता है बच्चा, बोलो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसी का नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। बोले ठीक है सर। अब आप देखो कि ये इसको आप ठीक से देखो, जैसे इसने आप अपने ऐसे काटा, ये कटोरा बना। अब इस कटोरे के बाउंड्री को देखो, बाउंड्री को कैसा दिख रहा है। बोले सर कटोरा का बाउंड्री देखोगे तो ये अलग ही एक सर्कल है नहीं, ये अलग ही क्या है एक। अब इस सर्कल का जो रेडियस होगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं रेडियस ऑफ खोपचा, क्या बोलते हैं बच्चा? तो बच्चा ये जो रेडियस ऑफ खोपचा है ना, इसका अलग नाम होता है, इसका अलग नाम होता है। बोले क्या? ये होता है रेडियस, रेडियस ऑफ खोपचा। आगे ना, रेडियस ऑफ क्या बच्चा? खोपचा। बस समझ में आया? बोले सर इसका काम क्या है? बच्चा भूल जाता है इसलिए इतना स्टोरी सुनाते हैं उसको, ठीक है। देखो अब ये जो खोपचे का रेडियस है ना, इसका काम क्या है? हर एक मिरर के पास ये होगा, लेकिन किसी मिरर के पास ये ज्यादा होगा तो किसी मिरर के पास कम होगा। जिस मिरर के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, रेडियस ऑफ खोपचा ज्यादा है, उस मिरर का चौड़ाई ज्यादा होगा, उस पे आने वाली इंसिडेंट रे बहुत ज्यादा नंबर में गिरेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बहुत ज्यादा नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जितना गिरेगा उतना रिफ्लेक्ट होगा। अब बहुत ज्यादा रेज यदि जाकर टकराए और उसके बाद टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंच के आएगा, तो वो जो इमेज आप उसमें देखोगे उसका इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा। क्या ज्यादा मिलेगा बोलो? तो कर्व सरफेस के लिए जो इंटेंसिटी होता है ये हमेशा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बोलो? रेडियस ऑफ अपर्चर के स्क्वायर के। हाँ कि ना? रेडियस ऑफ अपर्चर जिस मिरर का जितना ज्यादा होगा, उसमें बनने वाले इमेज का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो सर ये बातें तो समझ में आ चुका। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो दूरी है, इसका आधा जो होगा मिड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। कैपिटल एफ क्या है बोलो? फोकस पॉइंट। और इस फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का जो दूरी होता है इसको लिखते हैं स्मॉल एफ, और ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चा? फोकल लेंथ। क्या ये बात आपको समझ में है? उसके बाद देख लेना और कुछ छूट गया है क्या। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस अभी बच्चे को समझ में आया, पोल समझ में आया, फोकस समझ में आया है नहीं, फोकल लेंथ समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ समझ में आ गया ना, ये रेडियस ऑफ अपर्चर वगैरह ये। तो बच्चा आज हम लोग सरफेस के आधार पर इसको ऐसे रखेंगे, इतना ही रखेंगे, और मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। कल संडे है ना, कल तुम्हारा बैच बंद रखते, मिलते सोमवार को। चलो कल 11th वाले का ग्राफ खत्म करना, कल उसको बुलाए 2 घंटे के लिए। कल तुम्हारा बैच नहीं। एसी कंप्लीट हो चुका बच्चा। हाँ उसमें आप पूरा वीडियो है, एक बार आराम से देखो सारे बच्चे। और यदि बहुत बच्चे को ये लगता होगा कि हम वीडियो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ट्रांसफार्मर वाला जरूर देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।